सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्चुअल कैपेसिटी इंस्टॉल है हमारे इंडिया में उस टेबल को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली मैंने इस चीज़ से रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी दिया है, जैसा कि मैं अभी क्लास में बता भी रहा था। उस असाइनमेंट को आपको करके एक प्रैक्टिकल कॉपी ले लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री की, जैसे आप खरीदते और परचेस करते हैं, और उसके हिसाब से फिर उसमें वो असाइनमेंट नंबर 1 डालकर वहीं पर आंसर लिखिए। बहुत शॉर्ट है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको उस पर अवेलेबल करवाया ही है। नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन मेगावाट्स, और ये जो है ये डेटा है 31 दिसंबर 2020 का। अभी हमारी जो डेट चल रही है वो शायद आज 19 फरवरी है 2021। ये डेटा एक महीना पुराना है। ये भी मैंने उसी वेबसाइट से लिया है जो मैंने आपको पहले ड्यूरिंग द गूगल क्लासरूम भी बताया था आपको, और अभी मैंने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है दैट इज फ्रॉम CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इसकी वेबसाइट पर जाके मैंने ये डेटा निकाला। आप भी वहाँ ये डेटा देख सकते हैं। हर 1-2 महीने में ये अपडेट होता है। जैसे लास्ट अपडेशन इसका 31/12/2020 तक है, और आगे आने वाले समय में ये 1-2 महीने बाद इसको अपडेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पैरामीटर्स आने रहते हैं। कई योजनाएं चलती रहती हैं, कुछ बंद रहती हैं, किसी का मेंटेनेंस चलता है, तो उनका डेटा आके कंपाइल करने में समय लगता है, इसलिए ये उसी समय अपडेट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यदि फरवरी का महीना चल रहा है तो मुझे जनवरी का जो अपडेशन है वो अभी नहीं मिलेगा, वो मुझे मार्च अप्रैल में जब मैं जाऊँगा तब मैं फरवरी का डेटा को अपलोड कर सकता हूँ एग्जैक्टली ऑन डेट। तो अभी जो एग्जैक्टली डेटा है, क्योंकि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पढ़ रहे हैं, तो देखिए कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल, ये 4 मुख्य जो सोर्स हैं हमारे, और ये सोर्स क्या कहलाएंगे? थर्मल सोर्स। थर्मल यानी कि आप थर्मल मतलब उष्मीयता, ऊष्मा। तो ये ऊष्मा से हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये कोल, लिग्नाइट, गैस और डीजल, इस पर ही मुख्यतः हम निर्भर करते हैं। तो कोल से देखिए कितना ज़्यादा मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम कोल से कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर ऑल्सो, ये लिग्नाइट जो है ये न्यूली बॉर्न कोल है, इससे भी हम थर्मल ये बना रहे हैं। गैस, नेचुरल गैस, इससे भी हम बना रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे से आती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स इन द कैटेगरी ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। डीजल जो है, डीजल भी हम धरती से निकालते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इसको भी हम इससे भी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये थर्मल से हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली वी हैव टू रन अ बॉयलर, एंड इन दैट बॉयलर with help of this heat we convert that water into steam, और steam जनरेटर चलाते हैं, स्टीम टरबाइन चलाते हैं। स्टीम टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड रहता है और उससे हम बिजली पैदा करते हैं। तो ये मुख्य सोर्स है हमारे जनरेट करने के अभी इस टेबल के अनुसार। और जो अब हम ये दूसरी एनर्जी सोर्सेज देख रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, हाइड्रो और RES, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइड्रो है और न्यूक्लियर है, इसको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में नहीं गिनते। हाइड्रो को हम नॉन कन्वेंशन में ही गिनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग। हम कहीं से कुछ निकाल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पानी रोककर उसमें से बिजली पैदा कर रहे हैं। आप जो मैंने आपको मैप दिया हुआ है, उस मैप में भी आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और जो लगने वाले या प्रपोज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसको भी आप उस मैप में देख सकते हैं। तो इसके द्वारा देखिए 45,798.22। अभी देखिए हाइड्रो का एक जो प्रोजेक्ट था आपका उत्तरांचल में, जिसमें एक्सीडेंट हुआ एंड राउंड अबाउट 150 से 200 लोगों की मृत्यु हुई। दैट इज ऑल्सो नॉट वन प्रोजेक्ट, इट इज प्रपोज देयर। वहाँ कम से कम 50 से 60 हाइड्रो प्रोजेक्ट पेंडिंग है जो गवर्नमेंट बनाने वाली है, लेकिन ये एक्सीडेंट से कोई काम रुकने वाला नहीं है। दिस एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी, उसका अभी तक हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आगे इस तरीके के सेफ जो है वो करके ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने प्लान किया। सो NTPC वॉज इरेक्टिंग दैट हाइड्रो प्लांट। तो NTPC जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ कोल बेस्ड नहीं है। जैसे NTPC का हमारे यहाँ कोरबा में है, और कहाँ है? बिलासपुर, सीपत, 2500 मेगावाट का प्लांट है वहाँ।
तो कोल पर ही बेस नहीं है, लिग्नाइट पर ही बेस नहीं है, एनटीपीसी इज आल्सो इन द हाइड्रो फील्ड एंड रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड आल्सो। इसमें कई प्लेयर हैं और ये सब जो है सॉरी इस सब में आपको कहीं पर भी गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश नहीं है, ये टोटल एनर्जी जनरेशन है जो हम इंडिया में हमारे देश में भी कर रहे हैं। और इसकी जो अनुपलब्धता और उपलब्धता, ये डिमांड या सप्लाई, ये घटती बढ़ती भी रहती है। प्रॉपर वर्ड कौन सा है? डिमांड और सप्लाई। तो ये भी घटता बढ़ता रहता है। सपोज किसी प्लांट में कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गई, वो प्लांट बंद हो गया तो जनरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारी हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है क्या? नहीं, कभी कम भी रहती है। सपोज अभी ये कोविड एरिया में, कोविड काल में हमारे जो इंडस्ट्री चल रही थी, क्या उस पेस से चल रही थी जैसे पहले चलती थी? नहीं, तो स्लो हो गई। वो स्लो हो गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। सो इसलिए हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो भी घटती बढ़ती रहती है। यदि हम अपना मॉर्निंग आवर्स सुबह 7 बजे से लेकर, ये समझना हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो हमारी डिमांड है, सपोज मॉर्निंग में हम उठे और इवनिंग तक जा रहे हैं, तो हमारा क्या है, डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की रहेगी क्या? नहीं रहेगी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम रात को घर में गए एंड वी स्टार्ट अवर ट्यूबलाइट या हमारी जो लाइट्स है घर के अंदर या बाहर, उसको हम शुरुआत करते हैं तो हमारी एनर्जी सप्लाई जो क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि हम एक नॉर्मल घर को देखें तो हमारी जो एनर्जी सप्लाई है मॉर्निंग में आवर्स में कौन कौन से इक्विपमेंट घर के अंदर चलते हैं जनरल, इसके लिए यदि मैं पूछूं तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे घर में चलते हैं? फ्रिज चलता है, यदि हमारे घर में फ्रिज है तो कंटिन्यू चलता है 24 घंटे। टीवी है, यदि मॉर्निंग में किसी ने टीवी देखा तो टीवी है, और गर्मी के दिनों में पंखा या कूलर है। अदरवाइज लाइट्स की डिमांड हमारे यहाँ दिन में नहीं रहती। तो ये डिमांड कब बढ़ती है? इवनिंग आवर्स में बढ़ती है, और रात को सब बंद भी हो जाती है 10 बजे तक, है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी और सप्लाई है ये दोनों इसको समझना पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्री है, सपोज वो इंडस्ट्री दिन में काम कर रही है तो इट विल टेक मोर एनर्जी, रात में काम कर रही है तो इट विल टेक मोर एनर्जी। तो कई इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बेनिफिट देती है कि यदि वो दिन में ना काम करके रात की शिफ्ट में स्टार्ट करें तो उनका एनर्जी का बिल, जो बिजली का बिल है, क्योंकि बिजली की उपलब्धता तब ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उनको रात को चलाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित करती है। अब इस टेबल को देखने से हम लोग वापस इस टेबल पर आते हैं। इस टेबल को देखने से हमको जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसमें देखिए कितना हो गया, 91,000 अभी हम जनरेट कर रहे हैं मेगावाट। दिस इज नॉट एक बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। 91,000 को आप इस कंपेयर में करेंगे तो आप गैस से भी ज़्यादा आरईएस से बिजली बना रहे हैं, आप डीजल से ज़्यादा आरईएस से बिजली बना रहे हैं, लिग्नाइट से ज़्यादा बना रहे हैं, हाइड्रो से तो बना ही रहे, सॉरी न्यूक्लियर से तो ज़्यादा बना ही रहे। लेकिन अभी भी हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी किस पर है? थर्मल, कोल प्लांट। तो ये जो कोल प्लांट है, इस कोल प्लांट में हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इसको हमको क्या करना है? हमको कम करना है। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है, क्यों हम आरईएस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, इसको अब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम आरईएस पे ज़्यादा इसलिए डिपेंड रहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ और ये जो पावर प्लांट ऑल्सो, कोल में भी कई तरीके के पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, या पॉल्यूटेंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट को हम हिंदी में बोलेंगे प्रदूषण से के जो कण रहते हैं, डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी चीजें इनको बर्न करने से निकलती है, डीजल से भी निकलती है, गैस से भी निकलती है, लिग्नाइट से भी निकलती है और कोल से भी निकलती है। तो जितने ऊष्मीय स्रोतों से हम बिजली पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन सब से क्या निकलता है? ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हमको कहाँ पर देते हैं, मतलब कहाँ पर हमको प्रभावित करते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मुख्यतः 3 तरीके से हमें ये पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, वो मुख्यतः हम बांट सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स, डस्ट, गैस और ये सब को हम नहीं गिन रहे, हम उन पॉल्यूटेंट्स को गिन रहे हैं जिसमें कि मुख्यतः SOx
और NOx है, SOx और NOx। अब ये NOx और SOx क्या है? NOx और SS ये है कि सल्फर ऑक्साइड्स। अब मैंने सल्फर ऑक्साइड नहीं बोला, ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मतलब इससे रिलेटेड जो भी होगा उसके ऑक्साइड्स होंगे। तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषण इनसे होता है। जो थर्मल अभी हमने देखा उससे हम कौन से पैदा करते हैं? ये दो मुख्य, सल्फर डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, NOx। तो SOx और NOx इन दोनों को हम ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन हाउस की को जो डिस्टर्ब करता है, ये भी हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो है इसको भी ये डिस्टर्बेंस होता है, मैं शायद दिखाऊं उसको, और इसके कारण भी हमें और क्लाइमेट चेंज को भी हम करते हैं, और साथ ही साथ हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, जिसे मैं अभी बताऊं आपको। ग्लोबल वार्मिंग ये जो मुख्यतः जो ये पॉल्यूटेंट्स नहीं है, ये ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग को जो ग्रीन हाउस को डिस्टर्ब करती है, ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करती है, वो मुख्य गैस जो है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से हमें जो इसमें प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ और इन पॉल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्री पैदा करती है उससे मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से होता है हमारा एसिड रेन। क्या प्रभाव पड़ते हैं? जो मुख्य प्रभाव हम देखना चाहते हैं, इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। कौन कौन से मुख्य एनवायरनमेंट के प्रभाव पड़ते हैं? पहला एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा, आप पहले भी पढ़े होंगे। दूसरा ओजोन डिप्लेशन, और तीसरा ओजोन डिप्लेशन, और तीसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मुख्य तीन, ये हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है, और इसको हम एक एक कर देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं आज की क्लास में? ये दोनों, एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन। आज की क्लास में हम ये दोनों मुख्य रूप से देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि सोलर में पढ़ने के पूर्व हमको हमारे दिमाग में ये सब चाहिए, ये सही तरीके से जानकारी हमें चाहिए कि व्हाई आर वी आर मूविंग मोर टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्यों नहीं हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना है? ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम जब आगे पढ़ेंगे तो वी विल नॉट जस्टिफाई विद द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो अभी हम एसिड रेन देखने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मैंने पॉल्यूटेंट्स आपको बताया। एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज एक चिमनी है, ये हमारी एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में कई लोग काम करते हैं, और यहाँ से हमारे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। जब भी हमें इंडस्ट्री से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं तो इसमें ये दोनों ये तो होते ही हैं, साथ ही साथ और भी कई तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। हम स्पेसिफिकली इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एसिड रेन में हेल्पफुल होते हैं। एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा, ये तो आप जानते हैं। और ये जो एसिड रेन है ये हमारे इन्वायरमेंट में तालाब, जो हमारे धरती है, या हमारा जो किसानों द्वारा जो जनित पोषण तत्व है, या फल पेड़ पौधे, इन सब को ये एसिड रेन प्रदूषित करती है। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि ऊपर से एसिड गिरता है और पूरा गल जाए आदमी या पेड़, या इस तरीके से। ये बहुत धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट में ये तत्व घुलते जाते हैं और प्रदूषित कर पाते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ सेक्टर आपको पता है, यहाँ से पानी जो रहता है तालाबों से, नदियों से उत्सर्जित होता है विद द हेल्प ऑफ सन, और जाके फिर बरसात बादल बनते हैं, अंदर रेन जो होती है वो ऑकर होती है। तो ये यहाँ से जब इंडस्ट्री से हुआ तो मुख्य रूप से आप जानते हैं ऊपर H2O रहता ही है। तो ये जो SOx है ये H2O के साथ कन्वर्ट करके क्या बनाता है? मोस्टली H2SO4।
हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 ये क्या बनाता है H2SO4, ठीक है। ये आई थिंक बैलेंस नहीं है 2 आई थिंक, तो 4 2 8 2 2 4 अब हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से 2H2SO4 बनाता है। सेम इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी HNO3 ये बनाता है ऊपर। ये अब आपके जो आकाशीय इसमें जितने भी बादल हैं और ये है इसमें जाके ये मिक्स होते हैं और बहुत माइन्यूट पार्ट में ये वापस धरती पर आते हैं और धरती पर आकर हमारे जो प्रोडक्टिव चीजें इनको ये प्रदूषित करते हैं थ्रू एसिड। अब ये हम सोचें कि ये जो सपोज ये हमारी जो फैक्ट्री है जिससे ये पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? जरूरी है क्या कि हमारे यहीं पर गिरे? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि दंतेवाड़ा में प्रदूषण पैदा करें तो दंतेवाड़ा ही प्रदूषित होगा, नहीं, ये जाके रायपुर में भी हो सकता है, ये जाके हमारे नियरेस्ट कांकेर, कोंडागांव, सुकमा कहीं पर भी हो सकता है। इसकी कोई मतलब फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल नहीं है कि आपने यदि पॉल्यूटेंट्स पैदा किए तो वो पॉल्यूटेंट्स आपको वहीं उसी जगह पर आकर गिरेंगे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी इजी। तो ये इसलिए हमको इन स्रोतों पर जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी कम करनी है ताकि हम ये पैदा ही ना कर सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और इस तरीके की सिचुएशन ना आने दें। क्योंकि हम ये जरूर सोचते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यदि ये लाइट में आज बंद कर दूँ तो सबको बंद ले रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, जरूरत महसूस नहीं हो रही है, यदि ये बिजली भी बंद कर दूँ तो भी शायद दिखेगा। लेकिन इस बिजली को पैदा करने के लिए और मेरी डिमांड हर प्रतिदिन क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इस जनसंख्या को सही तरीके की जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए हमें बिजली को नित्य नए स्रोतों से पैदा करना है। तो ये भी एक रीजन है कि हम दूसरे स्रोतों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएं जो कि थोड़े सेफ हो, जरूरी नहीं कि वो भी सेफ हो लेकिन इनसे कई गुना सेफ हो, जिससे एटलीस्ट एसिड रेन तो हम रोक सकें। और एसिड रेन यदि आप पावर प्लांट से नहीं बनाए, से फॉर एग्जाम्पल आपने कोल लगाया, कोल में आपने ऐसा कोल का प्रयोग किया जिससे बिल्कुल ऐसा निकले ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोल में रहता ही है, उसमें बेनिफिकेशन ऑफ कोल भी करते हैं लेकिन फिर भी पॉल्यूटेंट्स आते ही हैं। लेकिन ये सिर्फ पावर प्लांट ही जनरेट नहीं करते हैं, ये एसिड रेन इंडस्ट्री से भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ओजोन डिप्रेशन। मैं एक साधारण सा डायग्राम बनाता हूं। मैंने सही बनाया होगा तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद हमारा ओजोन का हमारा पॉल्यूटेंट्स है। तो ये होता क्या है अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो धरती है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, हम भले ही फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं बट से हमारा ग्राउंड लेवल है, उस ग्राउंड लेवल से ऊपर धरती के जो वायुमंडल है वो कई लेयर्स में विभाजित है, तकरीबन 5-7 लेयर्स में विभाजित है। जो मुख्य लेयर जिनसे हमें अभी फिलहाल सीखने की जरूरत है दैट इज ट्रोपोस्फियर एंड वन स्ट्रेटोस्फियर। इन दो को हमको इससे सीखने की आवश्यकता है। तो ये सपोज ये मैं ग्राउंड लेवल पर खड़ा हूं तो ट्रोपोस्फियर कहां तक जाएगी? 0 to 50। 0 ये है, ठीक है, तो 50 कितना? 50 क्या? किलोमीटर। सबको समझ में आ रहा? तो 0 से 50 तक हमारा ट्रोपोस्फियर है और यही हमारे वायुमंडल का अंतिम छोर है। जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे तकरीबन अंदाजन 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हर किलोमीटर में
अंदाजन 6.5 किलोमीटर, मतलब ऊपर बहुत ठंडा रहता है एटमॉस्फेयर। तो ये यहाँ से हम 0 से 50 तक लेकर जाते हैं, और इस 50 से 70 तक किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फीयर रहती है, और भी रहती है मेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरीके से 7 लेयर्स रहती है। लेकिन हम अभी इसी की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू गो इन डेप्थ। हर चीज, हर लेयर का अपना अपना महत्व है, लेकिन चूंकि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक बाद उपलब्ध रहती है, इसलिए हम ये स्ट्रेटोस्फीयर तक देख रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो ये ओजोन जो है ये यहाँ पर है, और इस गैस का जो केमिकल कंपोजिशन दैट इज O3। तो ये नेचुरली आराम से इस O3 को जब ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहती है तो ये किस तरीके से टूटती है, O2 आप जानते हैं ऑक्सीजन, और फिर ऑटोमेटिकली जुड़ भी जाती है, डिप्लेशन तो होता ही है इसका, और फिर ये कनेक्ट भी हो जाती है वापस O3 ओजोन। और वो क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वहां पर ब्रेक होती है, जो सूर्य से तीव्र किरणें आती है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, और हमको वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमको शांति मिलती है, तो हमारी स्किन जल जाएगी, है ना। इसलिए ये ओजोन का प्रयोग हम करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कभी भी किसी को एक्सप्लेन करना हो तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। यदि आप इसको समझ गए आज तो बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं। तो O3 से क्या, फिर से मैं बताता हूँ, O3 से क्या हुआ, O2 हुआ प्लस O बना, O2 से फिर O बना और O3 होना, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन ऑटोमेटिकली अवेलेबल है वहां पर, और ये टूटती बनती रहती है, और ये टूटते बनने के कारण ये एक लेयर पूरी इस तरीके से हमारे पूरे जो स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर का पोर्शन है वहां पर ओजोन लेयर हमारी मौजूद रहती है। अब मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स हैं वो बहुत चलते थे, यदि आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, जो पुरानी चीजें थी वो बहुत चलती थी, और वो मुख्य तरीके से चलने का जो कारण था, उसमें जो रेफ्रिजरेंट रहता था वो था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, CFC। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से, और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा, यही CFC, ये देखिए, ये है आपका कार्बन, ये आपका F फॉर फ्लोरीन, अभी आप पढ़ रहे हो Cl, ये इस तरीके से जुड़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझ गए। अब देखिए, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और ये यूवी रे, जो अल्ट्रावायलेट रेज, और जो मैंने अभी आपको ओजोन बताया, ओजोन जुड़ने की प्रक्रिया भी बताई और टूटने की भी प्रक्रिया बताई, जुड़ता कैसे और टूटता कैसे ये भी बताया। तो अब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है यहाँ पर टकराती है इससे, CFC से, UV मैं लिख देता हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज
जो किससे आ रही है? सूर्य से आ रही है और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टकराई। तो इससे टकराने के बाद क्या हुआ? प्रोसेस स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या हुआ? ये क्लोरीन अलग हो गया, देखिए Cl अलग हो गया, एक क्लोरीन का पोर्शन अलग हो गया और ये दोनों तीनों अलग हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये जो एक सिंगल क्लोरीन है ये जाके हमारी जो O3 है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? हमारा ओजोन। इस ओजोन से जाकर ये क्लोरीन टकराता है और ये क्लोरीन जब टकराता है तो क्या करता है? क्लोरो मोनो ऑक्साइड बनाता है। ये है आपका क्लोरो मोनो ऑक्साइड और ये हो गया वापस आपका O2। ये जो क्लोरो मोनो ऑक्साइड है, कहानी यहां तक नहीं रुकती है, कहानी फिर क्या होती है? यहां बढ़ जाती है और ये प्रोसेस में ये 2 ऑक्सीजन बनाता है, फिर ये टूटता है, फिर किसी ऑक्सीजन से टूटता है और ये अल्टीमेटली जो उनकी प्रोसेस थी, यदि आपको मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया O2 + O goes to O3, फिर ये टूटकर O3 ये टूटता था O2 + O, बस ये इतना ही आता था। ये जैसे ही पोल्यूटेंट गया वहां तो उसने क्या किया? अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही, ये मैं एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से आपको समझा रहा हूं, वहां कितने हैं पता नहीं। तो ये क्लोरो ये खत्म नहीं होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू, सेम लाइक दिस। तो ये जो पोल्यूटेंट्स ऊपर गए और खासकर ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कंटिन्यूअसली एक जैसी अल्ट्रावायलेट रेज आई, एक क्लोरीन का अणु टूटा, ये यहाँ पर फिक्स हुआ, फिर ने ओजोन को छोड़ा, O3 को तोड़ा और यहाँ क्लोरो मोनो ऑक्साइड बनाया। उसके बाद फिर ये वापस से किसी के साथ मैच हो गया। तो एक क्लोरीन का अणु जो है वो इस तरीके से करीबन 1 लाख O2 O3 और ओजोन के जो कण है उनको वो इस तरीके की प्रोसेस में ले आता है। तो उनकी जो ये नेचुरल प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है और जिसके कारण जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर आने लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई। ये प्रोसेस क्यों डिस्टर्ब हुई? ड्यू टू एक क्लोरीन के कारण। एक क्लोरीन का जो अणु है वो हमारे 1 लाख पर ध्यान देंगे, 1 लाख ओजोन के जो कण है उनको प्रभावित करता है एक। तो ये कितने क्लोरो ऊपर है और वो हमारे इनको सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जाते रहता है। तो इसको हमको रोकना है और इसको रोकने के लिए अब जो है CFC जो है ये बैन हो गया है। जो पहुंच चुका है ऊपर, जो प्रभावित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, वो दूसरी चीज है, लेकिन जो प्रदूषित नहीं कर रहा है उसको रोकने के लिए हमें इसको इस तरीके से, इस प्रोसेस को रोकने के लिए, ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए हमें CFC को बैन करना पड़ा। तो CFC को बैन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग अब हम रेफ्रिजरेशन में ज्यादा कर रहे हैं। इसके कई वेरिएंट्स हैं, इसमें भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अभी 2021 तक तो 2020 तक से 2020 तो नहीं, 2000 से ये CFC पूरी तरीके से बैन है। HCFC भी अभी 2020 तक शायद, उसके बाद ये भी बैन होगा और फिर एक नया जो है रेफ्रिजरेंट वो हम एटमॉस्फेयर में अपने रेफ्रिजरेंट्स में डालेंगे। तो रेफ्रिजरेटर की संख्या बढ़ रही है, रेफ्रिजरेटर की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हम बढ़ा रहे हैं? हमारे एयर कंडीशनिंग की भी क्वांटिटी बढ़ रही है। आप सब जगह देखते हैं एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, जिसके कारण भी पोल्यूशन हमारा पैदा होता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू टूटना टूटना ये हमारे एटमॉस्फेयर में खासकर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर का जो पोर्शन है, जो ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन है, वहां पर ये कंटिन्यूअस चलती है। तो नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बंद करो भी। थैंक यू।